जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप थे, जब मिसाइलें ऊपर से पार हो रही थी, उस वक्त का माहौल कैसा था वहाँ? देखिए, माहौल काफ़ी गंभीर था क्योंकि वो आपातकालीन स्थिति थी। उस वक़्त कभी भी कुछ भी हो सकता था। हमारे जहाज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी थी। आगे क्या होगा कुछ भी पता नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं कि ये वार कब बंद होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो पर्शियन गल्फ में करीबन 600 से 700 जहाज़ स्ट्रैंडेड थे। जब वार होता है तो वहाँ पे सारे सैटेलाइट्स कोऑर्डिनेशंस की वजह से उसे इनऑपरेटिव कर दिया है, तो जीपीएस ऐसे भी काम नहीं करता है। और हाँ, लाइट्स हम लोग रात में थोड़ा बंद रखते थे ताकि आप पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ना बने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो लड़ाई चल रही थी यूएस इजराइल ईरान के बीच में, उस डर को माहौल में भी लोगों को शांत रखने के लिए आप क्या करते थे? मैं कोशिश करता था कि लोगों के मन को भटका के रखूं। नो रेगुलर मीटिंग्स करते थे, ड्रिल्स करते थे फायर फाइटिंग की, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति को हम लोग पार कर पाए, उसे एग्जीक्यूट कर पाए। जब आप वहाँ पे थे तो सरकार से कुछ मदद मिली थी, उनसे टच, उनसे बात हो पाई? कोई भी डिप्लोमेसी काम नहीं आती है ना, तो बस हाँ, दे माइट बी ट्राइंग देयर बेस्ट, जो हमें नॉलेज में नहीं हो, बट जनरली इंडियन सीफेयर्स की सारी जानकारी ली गई थी। इंडिया गवर्नमेंट ने ली थी कि कितने इंडियन सीफेयर्स फंसे हुए हैं। आज जब अपने घर जमशेदपुर आ गए तब आपका रिएक्शन क्या था? डेफिनेटली जब मैं शिप से उतरा तो लग रहा था मेरे सर से 2-3 टन के बोझ हट गए हैं। लेकिन हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, और लाइफ में जब आप चैलेंजेस फेस करते हैं तो कोई ना कोई आपको लेसन जरूर सिखाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सबका स्वागत है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैप्टन मनीष कुमार। वो मनीष कुमार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने 40 मेंबर्स की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित घर लेकर के आए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब मिसाइलें ऊपर से पार हो रही थी, चारों तरफ बस बमबारी की आवाज, उसमें अपने साथियों की रक्षा अपनी सूझबूझ से अपने शिप को बचा करके, जिसमें हजारों टन तेल भरा हुआ था, कच्चा तेल था, उसको बचा करके रखना, वही मनीष कुमार से आज हम बात करने आए हैं। उनसे जुड़ते और जानते कि आखिर उस वक्त का माहौल वहाँ पे क्या था। तो सर आप बताइए कि जब आप वहाँ पे थे तो उस वक्त माहौल, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप थे, जब मिसाइलें ऊपर से पार हो रही थी, उस वक्त का माहौल कैसा था वहाँ? देखिए, माहौल काफ़ी गंभीर था क्योंकि वो आपातकालीन स्थिति थी। उस वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता था। हमारे जहाज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी थी, क्योंकि जितने बड़े मिसाइल उससे 10 गुना बड़ा मिसाइल वो है ना। उसमें हज़ारों टन की जब तेल रहती है तब आप समझ सकते हैं कि वो एक्सप्लोड हो जाए तो कितनी बड़ी है। उसके साथ-साथ मुझे अपने क्रू की चिंता थी, मेरे अपने जहाज़ की चिंता थी। आगे क्या होगा कुछ भी पता नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं कि ये वार कब बंद होगा। बहुत सारे जहाज़ थे वहाँ पे जिनको खान-पान का भी प्रॉब्लम हो चुका था, बट संजोग से हमारे जहाज़ में ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले 1.5 महीने से कंपनी की बहुत सपोर्ट रही, और समय से हम लोग उतर भी गए और अपने घर भी सुरक्षित वापस आ गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्रू को मोरल सपोर्ट देना, और ताकि वो अपने घर से रेगुलर बात करते रहें, हर तरह का ये कम्युनिकेशन इश्यूज़ ना हो। प्लस जहाज़ की नेविगेशन इश्यूज़ भी थी क्योंकि जीपीएस काम नहीं कर रहा था उस एरिया में। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हम लोगों ने 1.5 महीने में फेस किए, और बहुत सारे शिप इस दौरान एक्सप्लोड भी किए। किसी को नेवी ने उड़ा दिया, किसी को कहीं डेब्रिस गिर गया, उसकी वजह से एक्सप्लोड हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस था, तो हर समय खतरों की घंटी हमारे सर पे लटकते रहती थी। आपके साथ में वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और कितने सारे शिप वहाँ मौजूद? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो पर्शियन गल्फ में करीबन 600 से 700 जहाज़ स्ट्रैंडेड थे, और सभी इसीलिए वेट कर रहे थे कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और वो सेफली इसको ट्रांजिट करें। आपकी ये जो जर्नी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप लेकर के वापस इंडिया आना, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने क्रॉस नहीं किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हम उधर ही थे, हम लोग को उधर से साइन ऑफ हो गया था। शिप अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उधर ही है। तो अभी तक उसे क्रॉस नहीं किया गया। जब हर तरह से स्थिर माहौल हो जाएगा तभी वो शिप कंपनी परमिट करेगी, तब क्रॉस करेगी जहाज। जीपीएस बंद करना, इंटरनेट बंद करना, लाइटें बंद करना, ये दिमाग मतलब सूझबूझ आपने दिखाई, वो कहाँ से? क्योंकि वो पैनिक मोड में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, तो वो सूझबूझ कैसे आई? देखिए, जीपीएस वहाँ पे ऐसे भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि जब वार होता है तो वहाँ पे सारे सैटेलाइट्स कोऑर्डिनेशंस की वजह से उसे इनऑपरेटिव कर दिया है, तो जीपीएस ऐसे भी काम नहीं करता है। और हाँ, लाइट्स हम लोग रात में थोड़ा बंद रखते थे ताकि आप पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ना बने, ताकि किसी का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ना हो, क्योंकि जहाज में बहुत सी लाइट्स रहती हैं। तो ये सब उन्होंने जो जो हमारे हाथ में था, हमने वो उस प्रोएक्टिव एक्शन लिया अपने तरफ से। बहुत बार ऐसा होता है कि इस माहौल में सबके मोराल जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, तो ये कभी ऐसा कोई ब्रेकडाउन मोमेंट आपका आया था? देखिए, एज अ टीम लीडर हमें हर एक आपातकालीन स्थिति से जूझने के लिए तैयार रहना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर लगता था कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, कब हम घर वापस जाएँगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। तो अस्थिरता तो मन में दिमाग में हमेशा रहती है एज अ टीम लीडर, क्योंकि
सब मेरे चेहरे की तरफ देखते थे और मुझे किसकी तरफ देखना है मुझे पता नहीं। तो बस यही था कि हाँ, आई नो, एक होप था कि हम इस चीज़ को पार कर लेंगे सक्सेसफुली। और ये पूरा टीम वर्क रहता है शिप में, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे टीम लीडर्स जितने भी हैं, टीम के मेंबर्स हैं, उनका पूरा एक्टिव एक्शन था। वो लोग मुझे सहयोग करते थे, जिसकी वजह से हम इस फेज़ को पार कर पाए सक्सेसफुली। उस वक़्त जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो लड़ाई चल रही थी यूएस, इज़राइल, ईरान के बीच में, उस वक़्त डर के माहौल तो था ही, लेकिन उस डर को माहौल में भी लोगों को शांत रखने के लिए आप क्या करते थे? मैं कोशिश करता था कि लोगों के मन को भटका के रखूँ। हम लोग रेगुलर मीटिंग्स करते थे, ड्रिल्स करते थे फायर फाइटिंग की, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति को हम लोग पार कर पाएँ, उसे एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। लोगों को गेम्स खिलवाना, मेडिटेशन सेशन करना, है ना? और हमारी कंपनी ने एक काउंसलिंग सेशन भी लगा रखा था कि अगर किसी को कुछ लगे कि वो डिप्रेसिव मोड में जा रहा है, तो वो काउंसलर से बात कर सके ऑनलाइन। तो ये सब सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की गई थी। और टच वुड ऐसी कि हमारी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आई वाज़ गुड इनफ कि मैं अपने टीम मेंबर्स को सँभाल के रख पाऊँ और मोरली बूस्ट अप कर रखूँ। और सबको यही बोलता था कि अपने घर से रेगुलर बात करके रखो। बात करते रहोगे तो आपको ऐसी ही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो होती है ना लोनलीनेस की, वो कम हो जाती है। घर में क्या माहौल था उस वक़्त जब ये मिसाइल वाला स्टार्ट हुआ, तब घर में क्या माहौल था? आपकी बात होती थी रेगुलरली? हाँ, हम लोग रेगुलर टच में रहते थे। मेरी वाइफ़ को हर 2 घंटे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ता था, आई एम ओके। मैं रात में सोता था तो भी मुझे करना पड़ता था, क्योंकि मैं तो वहाँ जो झेलना है वो झेल ही रहा हूँ, है ना? लेकिन मैं चाहता था घर वाले कम से कम निश्चिंत रहें। लेकिन हालाँकि हमारे घर में भी किसी ने होली-वोली मनाया नहीं, क्योंकि सब इसी चिंता में थे कि हम लोग वहाँ पे कैसे हैं। और मेरी वाइफ़ बहुत ही हमेशा दिन भर न्यूज़ ही देखती रहती थी। हमारे शिप्स के पोज़ीशन को मॉनिटर करते रहती थी कि हमारा शिप सही है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली एंड बिकॉज़ ऑफ देयर ब्लेसिंग्स एंड लव टुडे वी आर बैक एट होम। जब आप वहाँ पे थे तो सरकार से कुछ मदद मिली थी? उनसे टच उनसे बात हो पाई थी? नहीं, देखिए, उस स्थिति में कोई भी डिप्लोमेसी काम नहीं आती है ना? तो बस हाँ, दे माइट बी ट्राइंग देयर बेस्ट, जो हमें नॉलेज में नहीं हो। बट जनरली इंडियन सीफेयर्स की सारी जानकारी ली गई थी। इंडिया गवर्नमेंट ने ली थी कि कितने इंडियन सीफेयर्स फँसे हुए हैं। तो इन सब की जानकारी दी गई थी, शायद हमारी कंपनी की तरफ से सबको ही दी थी इंडिया गवर्नमेंट को। आप जब अपने घर जमशेदपुर आ गए तब आपका रिएक्शन क्या था? एक सुकून की सांस आई होगी, घर में माहौल कैसा था? डेफ़िनेटली जब मैं शिप से उतरा तो लग रहा था मेरे सर से 2-3 टन के बोझ हट गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी थी उस वक़्त। लेकिन हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। और लाइफ़ में जब आप चैलेंजेस फेस करते हैं तो कोई ना कोई आपको लेसन ज़रूर सिखाता है। तो आज नहीं तो कल ये ज़िंदगी में भी काम आएगी। तो इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ़। तो आप यही नहीं, आप देखिएगा कोविड के दौरान भी हम लोग चौबीसों घंटा काम करते थे, जब लोग अपने घर में सिमटे हुए थे। तो मैं उस वक़्त चाइना में था पर्सनली। मैं खुद चाइना, जापान, जब कोविड पीक पे था, फर्स्ट सीज़न, मैं खुद वहाँ पे था। लेकिन हम लोग 24 जब तक लोग 12-12 महीने तक अपने घर नहीं जा पाए थे, लेकिन फिर भी राउंड द क्लॉक टी शिप पे काम कर रहे थे। लॉकडाउन लग चुका था। तो हम ऐसे साइलेंट वॉरियर हैं कि अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में, अगर हमने 14 घंटे में अगर शिपिंग इंडस्ट्री स्ट्राइक कर देती है ना, तो पूरे वर्ल्ड में 60% वर्ल्ड में भुखमरी छा जाएगी। तो अब शिपिंग की वैल्यू सबको समझ में आ रही है। जब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अ, आज हमें ज़रूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है। ये सिर्फ़ 7 दिन में ही हो पता चल गया था लोगों को। जी। तो हम लोग अपना काम करते हैं राउंड द क्लॉक, चुपचाप से काम करते हैं, और इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है पूरे इंडस्ट्रीज़ में। आप 1 महीने से ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फँसे हुए थे। तो एज़ अ कैप्टन क्रू मेंबर को लीड करने के अलावा सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल टास्क आपको क्या लगा? देखिए, सबसे मुश्किल सास होता है कि आप किनारे में हैं तो आप कुछ भी सामान खरीद के घर के लिए ला सकते हैं। बट शिप में ऐसा नहीं है। शिप में तो आप दरिया में हैं, आपके पास लिमिटेड खान-पान रहता है, लिमिटेड फ्यूल रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ रहते हैं, है ना? तो बस वही कि आपको प्लान करना पड़ता है चीज़ों को वेल अहेड, कि आपको क्या-क्या चलाना है, कैसे ये सदुपयोग करना है सभी चीज़ों का। तो रिसोर्सेज़ की कमी रहती है, हमेशा हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं, और उसी में बेस्ट परफ़ॉर्म करना रहता है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेज़ हमेशा रहता है एज़ अ सीफ़ेयर। आपने शिप को समुद्र के बीच में खड़ा कर दिया था। तो मिसाइल के अलावा कभी पानी-वानी से या समुद्र से कभी डर नहीं लगा कि कुछ तूफ़ान वग़ैरह? नहीं, पर्शियन गल्फ बहुत ही शांत, वो इस एरिया में कैसा विंड-विंड ऐसा ज़्यादा बहुत आता नहीं है। बट हाँ, हम लोग कोस्ट के नज़दीक थे, क्योंकि लंगर आप हमेशा जहाँ कम पानी रहता है वहीं डाल सकते हैं। लंगर आप ओपन सी में कहीं नहीं डाल सकते हैं। हुँ। तो हम लोग सेफ़ एरिया में थे, जहाँ हम लोग को डिसाइड किया था कि ये सेफ़ एरिया है। तो हम लोग ठीक-ठाक जगह पे थे, जहाँ पे इतना मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा हमें। सबसे बड़ी सीख आपको इस सिचुएशन में क्या मिली? नेवर लूज़ होप, आशावादी रहें ज़िंदगी में,
और मैं अपने यंगस्टर्स को भी यही बोलता हूँ, और मैं शुरू से इस मामले में काफ़ी रहता हूँ, क्योंकि जब पैनिक सिचुएशन आए तो आप कामली उसे हैंडल करें। आप खुद पैनिक हो जाएंगे तो फिर आप, कहते हैं ना वो, शांत सागर में आप गहराई तक चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप जितना उथल पुथल अपनी ज़िंदगी में रखेंगे उतनी गहराई को उसको देख नहीं सकते। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने सुना मनीष कुमार जी को, इनका कहना है कि सिर्फ अपनी होप को नहीं खोना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। ये थे मनीष कुमार जो 1.5 महीने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने 40 मेंबर्स को सुरक्षित बचाकर उनके घर पहुंचाए हैं।